Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss the English portion of UHS MDCAT 2019. Part 1. Choose the best option. सेंटेंस को कंप्लीट करना है 4 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन के थ्रू. क्यू नंबर 1. The culpable child blanks some words to her mother for pardoning delinquency. द कॉल्पेबल चाइल्ड ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. सम वर्ड्स ऑब्जेक्ट है. अब जाहिर सी बात है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मिड में हमने जो वर्ड यूज़ करना है वो वर्ब होगा. 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन वर्ब है और वो है मम्बल्ड. रूड एडजेक्टिव है, क्रेजी भी एडजेक्टिव है और इस तरह शोई भी एडजेक्टिव है. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मिड में वर्ब ही यूज़ हो सकता है, एडजेक्टिव नहीं यूज. ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है. द चाइल्ड कॉल्पेबल चाइल्ड मम्बल्ड. इसकी नंबर 2. शी वाज फीलिंग ब्लैंक इवन आफ्टर 5 hours ऑफ सर्जरी. अब यहाँ पर ग्रुप तो कहते हैं टू सर्च एंड डार्क, तो यहाँ पर ये तो नहीं क्योंकि फील के बाद हम एडजेक्टिव ही यूज़ कर सकते हैं. पहली हैगर्ड, ग्रॉगी, तीनों एडजेक्टिव है. अब जब कोई किसी प्रोसेस, स्लीप या ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी वगैरह की वजह से कोई वीक फील कर रहा हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रॉगी. तो ऑप्शन है इसका. हैगर्ड भी वैसे वीक को कहते हैं, लेकिन वो अगर किसी और रीज़न की वजह से हो तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल स्लीप ना होने की वजह से या इस तरह की केसेस में. तो यहाँ पर चूँकि सर्जरी मतलब ऑपरेशन की बात हो रही है तो इसलिए बेटर ऑप्शन जो है ग्रॉगी है. पहली भी एडजेक्टिव है लेकिन सर्जरी के बाद ये कंडीशन होना एक लॉजिकल सेंस नहीं बन रहा. ग्रामेटिकली तो एडजेक्टिव्स है सारे ऑप्शंस डेल्टा के अलावा, लेकिन चारों में से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना तो फिर होगा ग्रॉगी. इसके नंबर 3. द पेरेंट्स वर स्टन्ड व्हेन दे सॉ दैट द चिल्ड्रन हैड क्रिएटेड ब्लैंक इन द बेड. स्टन्ड एक किस्म का नेगेटिव वर्ड है. शॉक, तो जाहिर सी बात है किसी नेगेटिव चीज़ की क्रिएट होने से वो शॉक थे. तो नेक कहते हैं स्किल, तो स्किल की वजह से शॉक नहीं कह सकते. क्रिएटेड के बाद जाहिर सी बात है वर्ब है, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट नाउन होता है. डैंक एडजेक्टिव है, विट को कहते हैं, और ग्रॉगी भी एडजेक्टिव है. तो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे एडजेक्टिव नहीं आ सकता, नाउन आ सकता है. मैहम मीन्स डिस्टर्बेंस. तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा. फिर नंबर 4. आई ब्लैंक कॉशन इन इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स. कॉशन तो यूज़र कहते हैं सीज, किसी चीज़ को छीनना. ओशर कहते हैं एस्कॉर्ट, साथी, गाइड. और अपरूट मीन्स ये तो वर्ब है, इसका मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना, जड़ से उखाड़ना. आर्च मीन्स यहाँ पर इंसिस्टेंस वगैरह. तो बेटर ऑप्शन इसका यही बन रहा है कि मैं इन रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन में कॉशन की ताकीद करता हूँ, उसकी इंसिस्टेंस करता हूँ, उसकी रिकमेंड करता हूँ. दे समटाइम्स फील अ ब्लैंक फॉर द माउंटेन्स एंड द सीज. यॉपिंग कहती है बार्किंग, तो फील के बाद बार्किंग नहीं. येलिंग कहते हैं शाउटिंग, तो फील के बाद शाउटिंग भी नहीं. और यील्डिंग कहते हैं सरेंडरिंग, गिविंग अप, ये भी नहीं. ईयरिंग कहते हैं डिज़ायर को. ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है विश या डिज़ायर. नेक्स्ट देखते हैं. द न्यू टीचर शोड नो ब्लैंक अबाउट हिटिंग द स्टूडेंट्स. क्वेक्स मतलब मूवमेंट्स, तो कोई सेंस नहीं मेरा. कॉरल मीन्स आर्गूमेंट्स. कोटेशन भी कोई नहीं. रेफरेंस. कॉम मीन डाउट, फेयर्स, वरीज, कंसर्न्स. द एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द ड्राइवर्स रिग्रेट, तो बाद में होता है, पहले नहीं. न्यूसेंस मीन्स बकवास, बकवास की वजह से हम नहीं कह सकते. रिलेक्टेंस मीन अनइंटरेस्टेडनेस, अनविलिंगनेस, तो ये भी नहीं है. नेग्लिजेंस मीन लापरवाही, केयरलेसनेस की वजह से ड्राइवर की एक्सीडेंट हैपन हुआ. 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है. ऑप्शन है आई वाज बीन टू अमेरिका.
ऑप्शन ए आई वॉज बीन टू, तो वॉज और बीन दोनों एक साथ नहीं यूज़ हो सकते। आई हेड के बाद बीन भी नहीं यूज़ हो सकता। आई हैव बीन टू अमेरिका फॉर मेडिकल चेकअप, ऑप्शन सी ठीक है। वैसे आप मेडिकल चेकअप होना चाहिए था। बहरहाल ऑप्शन में से अब उन्होंने आर्टिकल नहीं दिया तो हम स्टेटमेंट को नहीं छेड़ सकते, और ऑप्शन डी में मिस्टेक ये कि हैज़ इनकरेक्ट है। असल में इस तरह होना चाहिए था। वो तो ठीक है, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है, लेकिन आ होना चाहिए था आई हैव बीन टू अमेरिका फॉर आ मेडिकल चेकअप। बहरहाल स्टेटमेंट में अगर कोई मिस्टेक हो तो हम उसको नहीं छेड़ सकते। ये नंबर 9 करेक्ट ऑप्शन को देखना है। आफ्टर ब्रेकिंग द ग्लास रूबी सेड रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के मिड में हम या तो कॉमा यूज़ करते हैं या कॉलन। न कॉमा है न कॉलन, तो ये ऑप्शन है इनकरेक्ट। आफ्टर ब्रेकिंग द ग्लास रूबी सेड, अब कॉलन तो है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आफ्टर ब्रेकिंग द ग्लास इसके बाद काम आना चाहिए सेंटेंस में। जब इनिशियल फ्रेज या इनिशियल वर्ड आए तो इसके बाद कॉमा यूज़ होता है। जिस तरह हम कहते हैं यस कॉमा यू आर राइट, नो कॉमा यू आर रॉन्ग। जिस तरह ऑप्शन सी में यूज़ हुआ है आफ्टर ब्रेकिंग द ग्लास रूबी सेड, कॉलन भी यूज़ हुआ है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। आफ्टर ब्रेकिंग द ग्लास रूबी, अगेन कॉमा नहीं है ऑप्शन डी में। और रिपोर्टेड स्पीच की दोनों साइड्स पे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, मतलब रिपोर्टेड स्पीच कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज होता है। जिस तरह ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन ए भी है। तो ऑप्शन ए और बी में तो बाकी मिस्टेक्स है, ऑप्शन सी में बाकी कोई मिस्टेक नहीं, वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी में मिस्टेक है, वो भी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 9 का 10। इट इज़ हेल्पफुल टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, एट वर हेल्पफुल, तो एट के साथ तो वर नहीं। हाँ, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में एट के साथ वर यूज़ हो सकता है, पास्ट सब्जेक्टिव में, अदरवाइज एट के साथ वर नहीं। इसी तरह डेल्टा में भी एट के साथ वर इनकरेक्ट, टू के साथ एट भी, टू के बाद हम बेस फॉर्म, इसके बाद भी टू के बाद बेस फॉर्म, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं। इट इज़ हेल्पफुल टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड। नंबर 11 वी यूज़ नहीं होता, यूज़ टू होता है। वी आर यूज़ टू, अब अगर यूज़ टू से पहले एज एम आर वाज वर में से कोई वर्ड है, जिस तरह ऑप्शन बी में आर है, तो फिर हम इसके बाद आई एन जी फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इस तरह होना चाहिए था। वी आर यूज़ टू प्लेइंग फुटबॉल व्हेन वी लिव्ड एट स्कूल, लेकिन फिर भी ये इनकरेक्ट होता, क्योंकि वी वर यूज़ टू होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर लिव्ड सेकंड फॉर्म है। वी यूज़ टू प्ले फुटबॉल व्हेन वी लिव्ड एट स्कूल, अब ठीक है, अब यूज़ टू के बाद प्ले ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि यूज़ टू से पहले एज एम आर वाज वर नहीं है। या तो इस तरह होता वी वर यूज़ टू प्लेइंग फुटबॉल, अगर वर हो तो एन फॉर्म, वर ना हो तो फिर बेस फॉर्म, वी यूज़ टू प्ले फुटबॉल, जिस तरह ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी में वी हैव यूज़ टू प्ले फुटबॉल व्हेन, अगेन यहाँ पर एक तो हैव इनकरेक्ट है, प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और सेकंड ये है कि वी हैव बीन यूज टू प्ले, प्लेइंग होना चाहिए था, या वी यूज टू प्ले, वी वर यूज टू प्लेइंग फुटबॉल व्हेन वी लिव्ड अब्रॉड, या वी यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन वी लिव्ड अब्रॉड। तो ऑप्शन सी में वी यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन वी लिव्ड अब्रॉड ये है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शन में मिस्टेक्स है। ये नंबर 12 ही आस्क्ड एज योर ब्रदर होम, कोई मिस्टेक नहीं है ऑप्शन ए में, तो करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ही आस्क्ड एज रिपोर्टेड स्पीच के मिड में अभी मैंने कहा कि या तो कॉमा यूज़ होगा या कॉलन। ही आस्क्ड, जो भी पंक्चुएशन मार्क होता है वो आउटसाइड नहीं इनसाइड, जिस ऑप्शन ए में यूज़ हुआ है। जो भी पंक्चुएशन, टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क, इनसाइड कोटेशन मार्क्स यूज़ होता है। ही आस्क्ड एज योर ब्रदर होम, इसमें क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप, टू टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स एक साथ नहीं यूज़ होते। रिपोर्टेड स्पीच के मिड में कॉमा भी नहीं है। सी नंबर 13 वी hadn't the foggy notion of the worker who tried to spoil the company's reputation, ऑप्शन ए वी hadn't the foggiest notion of the worker। अब यहाँ पर देखिए हु से पहले ये हेड पास्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। या तो दोनों पास्ट फॉर्म्स होने चाहिए या दोनों प्रेजेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकरेक्ट होगी, पास्ट फॉलोड बाय प्रेजेंट इनकरेक्ट होगा, या दोनों पास्ट या दोनों प्रेजेंट, अनलेस कोई यूनिवर्सल या कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, फिर हम पास्ट के बाद प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज पास्ट पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट। वी hadn't the foggiest notion of the worker,
whom tried, who tried होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस के लिए प्रोनाउन रिलेटिव who यूज होता है, whom नहीं। दो ऑप्शंस रह गई। We hadn't the foggiest notion of the worker who tried to spoil the company's reputation, और ऑप्शन ए में we hadn't the foggy notion of the workers who tried to spoil the company's reputation। डिफरेंस दोनों ऑप्शन में है, एक में यूज़ हुआ है foggy और एक में foggiest। तो foggiest notion या foggiest idea एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है having no idea at all about a certain फिनोमिनन, किसी फिनोमिनन के बारे में कोई आइडिया ना होना। फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसलिए डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। वैसे ग्रामेटिकली अल्फ़ा भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन दोनों में से बेटर ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। उसकी रीज़न ये है कि इडियोमेटिक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। ये नंबर 14 इनकरेक्ट ऑप्शन को स्पॉट करना है 4 ऑप्शन में से। शी हैड वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन often reproduced in advertising leaflets and photograph sections of the Sunday papers। यहाँ पर ऑप्शन ए में मिस्टेक है, शी हैड इनकरेक्ट है, शी वाज। जो सब्जेक्ट है शी उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी पोजीशन नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वाज, हैड नहीं यूज़ करते। टेक्स्ट बुक की लाइन भी है, ही वाज होना चाहिए था। एजुकेशन नेक्स्ट है MCQ नंबर 15। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस along with the good governance is the factor that take the country towards quick development। इनकरेक्ट ऑप्शन को स्पॉट करना है, तो इसमें देखते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक है। ऑप्शन ए देखिए, अलॉन्ग विद ने दो नाउन्स मतलब दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है, एक है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ये तो चलो प्लूरल है, दो है, एक है एजुकेशन, दूसरा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसके बाद है गुड गवर्नेंस जो कि सिंगुलर है। अब हमने सिंगुलर इसके अकॉर्डिंगली ये जो सेकंड सब्जेक्ट है मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो जब अलॉन्ग विद आ जाए या कोई भी वर्ड आ जाए विद द एक्सेप्शन ऑफ नीदर नॉर ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो, तो हम पहला सब्जेक्ट यहाँ पर है एजुकेशन इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एजुकेशन एक एंटिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस दूसरी एंटिटी, दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ है। जब टू डिफरेंट एंटिटीज़ को एंड ज्वाइन करें तो वर्ब प्लूरल होता है, तो यहाँ पर इज द फैक्टर नहीं होगा बल्कि आर द फैक्टर्स होना चाहिए था। ऑप्शन बी में मिस्टेक है, इज द फैक्टर की जगह आर द फैक्टर्स। फिर डेट से पहले फैक्टर्स प्लूरल होगा तो उसके बाद टेक बी करेक्ट है और टूवर्ड्स भी करेक्ट है, तो मिस्टेक ऑप्शन बी में है। इज द फैक्टर की जगह होना चाहिए था आर द फैक्टर्स। नंबर 16 when the mother threatened to lock Aslam in the attic, the mere thought for being confined made him breathless। thought for नहीं thought of होता है जब हम किसी चीज़ की वजह से worried होते हैं, कंसर्न होता है, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ करते हैं। द थॉट ऑफ बीइंग अरेस्टेड, द थॉट फॉर बीइंग अरेस्टेड नहीं होगा। 17 लेट्स हरी द बस इज लीविंग टू डेस्टिनेशन डिपॉर्चर के लिए प्रपोजिशन फॉर यूज़ होता है। द बस इज लीविंग फॉर लाहौर फॉर एग्जांपल, टू लाहौर नहीं होगा। अली एंड इरफान हैव टू रिसीव द गेस्ट, अली एंड इरफान प्लूरल है, इसके साथ हैव टी के एट द रिसेप्शन बी टी के। आमिर के साथ हैव इनकरेक्ट है, आमिर के साथ हैज यूज होगा। 19 रुथ वॉज वंडरिंग वट शी कुड डू फॉर हेल्प बट शी डिड नॉट नो वट टू डू। यहाँ पर फॉर के बाद हेल्प इनकरेक्ट है, या तो फॉर हेल्पिंग होना चाहिए या डू टू हेल्प होना चाहिए था। रुथ वॉज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प या व्हाट शी कुड डू फॉर हेल्पिंग। अगर फॉर यूज़ करना है तो फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म, क्योंकि तमाम प्रपोजिशंस के बाद अगर हमने वर्ब यूज़ करना हो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी फॉर हेल्पिंग, या तो इसको टू इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करें टू हेल्प। नंबर 20 एंड द लास्ट Despite all my enthusiastic chain of effort, I could not attain the desired results to be crowned with brilliant studies। तमाम मॉडल वर्ब्स जिस तरह कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, और इसी तरह सेमी मॉडल वर्ब्स हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ought to, need not, dare not, had better,
के बाद हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। यूज टू के बाद भी बेस फॉर्म और यूज टू के बाद एन जी की भी पॉसिबिलिटी है, जो मैंने ऊपर एक MCQ में बताया। अगर एज एम आर वाज और हो यूज टू से पे तो एन जी फॉर्म, अदरवाइज बेस फॉर्म। और वुड रादर के बाद भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। वुड रादर के बाद नाउन प्रोनाउन हो तो सेकंड फॉर्म, वुड रादर के बाद नाउन प्रोनाउन हो तो फर्स्ट फॉर्म। बहरहाल रूल ये है कि तमाम मॉडल वर्ब्स और तमाम सेमी मॉडल वर्ब्स के बाद हम बेस फॉर्म बग़ैर डी, बग़ैर ईडी, बग़ैर टू, बग़ैर एच, बग़ैर ईएच, बग़ैर आईएनजी वाली फॉर्म, तो ये फॉर्म टू वाली फॉर्म, डी वाली फॉर्म है, ये इनकरेक्ट है। बग़ैर डी वाली फॉर्म होनी चाहिए, अटेन बेस फॉर्म। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये इंग्लिश पोर्शन की डिस्कशन UHS MDCAT 2019। बाकी जो पास्ट पेपर्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा।